जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज के प्री सिक्योर जून 26 की शुरुआत करेंगे हम लोग। हर भारतीय के लिए एक गौरव के क्षण जो कि हमें कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिया है। यस, ही बिकम द सेकंड इंडियन सिटीजन। क्योंकि तुम में से कईयों का सवाल होगा कि सर सुनीता विलियम मैम भी तो इंडियन थी, है ना, बट वो इंडियन सिटीजन नहीं है माय डियर, इंडियन ओरिजिन की हैं, राइट। तो ही बिकम द सेकंड इंडियन सिटीजन, आज़ाद भारत के दूसरे नागरिक कैप्टन राकेश शर्मा के बाद जो सक्सेसफुली स्पेस में एंटर कर चुके हैं। और कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग होने के साथ ही पहले भारतीय बनेंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, सो इट्स रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और इसके लिए तुम सबको बधाइयाँ। चलिए, आज के प्री सिक्योर करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन में हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू ओटावा कन्वेंशन। ये ओटावा कन्वेंशन न्यूज़ में था, ओटावा कन्वेंशन। तो हम देखेंगे ये ओटावा कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये कन्वेंशन किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। किसी आर्म्स डील को कंट्रोल करेगा, मतलब आर्म्स के यूज़ को कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियर आर्म्स के यूज़ को करेगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करेगा, किसका होगा, दैट वी विल सी। ये डिटेल्स हम देखेंगे और फिर इसको किस तरह से हम लोग मेंस के आंसर में यूज कर पाएंगे, जीएस पेपर 2 में या सपोज जीएस पेपर 3 में, दैट वी विल ऑल्सो लुक इनटू इट। क्योंकि प्री सिक्योर का दोनों पर्पस हमारा है, एक तो हम एमसीक्यू भी बनाते जाएं करंट अफेयर्स के, और दूसरा वैल्यू एडिशन भी करें मेंस के आंसर्स के लिए, है ना। चलिए, देन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हो सकता है तुम में से कईयों का अकाउंट भी होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। रिसेंटली दिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज इन न्यूज। इंडिया पोस्ट से शायद आज के यूथ की उतनी यादें नहीं जुड़ी हों, पर हमारे बचपन की कई यादें जुड़ी हैं। अपनी नानियों को, अपने नानी को, बाकी रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिखने के लिए हम इंडिया पोस्ट यूज किया करते थे, अंतरदेशीय लिखते यूज करते थे, पोस्ट कार्ड यूज करते थे। इवन इंडिया का पहला फॉर्म जो मैंने भरा था उसके लिए भी पोस्ट ऑफिस से जाकर मुझे याद है कि हमने फॉर्म खरीदा था। तो काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड फॉर्म भी पोस्ट ऑफिस में मिलते थे। अब उसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का रूप दिया गया। तो अब हम देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिसेंट में क्या अचीवमेंट हासिल किया है, डिजिटल अवार्ड्स मिले हैं, क्या इसका रेलेवेंस बन सकता है। देन 50 ईयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आज़ाद भारत के इतिहास के पन्नों में कुछ पन्ने ऐसे हैं जिसने कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें इन हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कुछ पन्ने ऐसे हैं जिसने उस कॉन्स्टिट्यूशन की अस्मिता पर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को कुछ इस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर यूज किया कि उसने सारे भारतवासी के लिए, सारे इंडियन के लिए उनके राइट्स छीन लिए, उनके ऊपर काफ़ी एट्रोसिटीज हुई ड्यूरिंग दैट टाइम। हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी के 50 साल जो पूरे हुए हैं उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन नव्या इनिशिएटिव, रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि एडोलेसेंट गर्ल को स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, एंड सो इट वुड बी वेरी यूजफुल इन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 1 से रिलेटेड या बाकी जीएस पेपर में आप नव्या इनिशिएटिव को कोट कर सकते हो। विमेन रिलेटेड किसी प्रोग्राम में, विमेन रिलेटेड किसी स्कीम के, विमेन रिलेटेड किसी अप्रोच के आंसर लिखने में। Then state of climate in Asia report. Recently this report was released by which organization? तो भैया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक आंसर तो मिल गया, पर इस रिपोर्ट के क्या क्या खासियत हैं, क्या फीचर्स हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी देखेंगे। देन आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, और फिर आपको कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का एनालिसिस, और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ओटावा कन्वेंशन। ये इस तरह से न्यूज में था, यहाँ आप देख सकते हैं दैट फिनिश पार्लियामेंट वोट्स टू एग्जिट लैंड माइन्स ट्रीटी ड्यू टू रसिया थ्रेट। कि रसिया के थ्रेट की वजह से फिनिश पार्लियामेंट, मतलब फिनलैंड की जो पार्लियामेंट है, वो बोल रही है कि लैंडमाइन ट्रीटी जो है या फिर ओटावा कन्वेंशन जो है, हम उससे बाहर हो रहे हैं भाई। तो यहाँ से एक चीज़ मालूम पड़ा कि ओटावा कन्वेंशन लैंड माइन्स बिछे होते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में इसका काफ़ी यूज किया गया था, उसको रोकने के लिए किया गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस, फिर हम इसके बाकी डिटेल्स भी देखेंगे ओटावा कन्वेंशन के। तो पहला स्टेटमेंट है, द ओटावा कन्वेंशन प्रोहिबिट्स द यूज, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइंस बाय स्टेट पार्टीज। एकदम सही है, एंटी पर्सनल मतलब इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाने के लिए जो माइंस लगाए जाते थे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में काफ़ी यूज हुआ था, है ना, इसको याद रखना। बट ओटावा कन्वेंशन इसको रोकने के लिए, ऐसे किसी भी माइंस के स्टॉक पाइलिंग के लिए या वो दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए, प्रोडक्शन को रोकने के लिए ही ये कन्वेंशन बनाया गया था। The convention was adopted in 1997 in Ottawa, Canada and entered into force in 1999.
यहाँ पे थोड़ी गलती है। एक्चुअली में ये जो कन्वेंशन है ना, इसको ओटावा में एडॉप्ट नहीं किया गया था। द कन्वेंशन वॉज एडॉप्टेड इन ओस्लो। कन्वेंशन का एडॉप्शन कहाँ पे हुआ था? ओस्लो में। ये यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए नोट्स में भी मेंशन करके रखा है, हर कुछ नोट्स में है, यहाँ देख सकते हो, माउस के कर्सर को देखो। कन्वेंशन का एडॉप्शन कहाँ हो रहा है? ओस्लो में। और ओटावा में जो इस पे सिग्नेचर होते हैं एंड देन इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम ओटावा। ओटावा से ये एग्जिस्टेंस में आता है, सिग्नेचर यहाँ पर होता है। एडॉप्शन इसका ओस्लो में हुआ था, है ना। तो ये बारीक डिटेल है, फाइन डिटेल है, याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गया। देन हम आते हैं फिर थर्ड स्टेटमेंट पर। स्टेट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय देयर स्टॉक पाइल्ड एंटी पर्सनल माइंस विद इन 4 years ऑफ ज्वाइनिंग द कन्वेंशन। एक बड़ा अच्छा डिटेल है ये, आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे कि जो भी स्टेट पार्टीज अगर इस कन्वेंशन को ज्वाइन करती है, सिग्नेटरी बनती है, तो 4 साल के अंदर आपने जितने भी स्टॉक बना के रखे हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होगा। ये इस कन्वेंशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद रखना कि अगर सपोज किसी एक नेशन ने साइन किया, फिनलैंड ने जैसे साइन करके रखा था, तो फिनलैंड ने साइन किया, तो फिनलैंड ने जब साइन किया तो 4 साल के अंदर जितने भी उसके स्टॉक थे माइंस के, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये कन्वेंशन कहता है। पहला ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। ओटावा कन्वेंशन इज ऑल्सो रेफर्स डेट एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन और माइन बैन ट्रीटी। बिल्कुल इसको सिंस माइंस को कंट्रोल करने के लिए, माइंस जो भी एंटी पर्सनल माइंस होते हैं उनके यूज को कंट्रोल करने और आगे पूरी तरह से रोकने के लिए किया गया था, इसलिए माइन बैन ट्रीटी बुलाया जाता है। सो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाउ लेट्स सी दिस पॉइंट्स। ये पॉइंट देख लेते हैं हम ओटावा कन्वेंशन से रिलेटेड। तो कॉम्प्रिहेंसिव एक ट्रीटी है जो कि एंटी पर्सनल माइन को रोकने के लिए की गई थी, जिसका एडॉप्शन ओस्लो में होता है एंड ओटावा से एग्जिस्टेंस में आता है। ये क्या रिक्वायर करता है कि अगर कोई स्टेट पार्टी साइन कर रही है देन दे विल डिस्ट्रॉय देयर स्टॉक पाइल विद इन 4 years, और जितना भी एपीएल होल्डिंग है इवन करेंटली जो प्लांटेड है सॉइल में, उसको 10 साल में डिस्ट्रॉय करना है। मतलब कि सपोज किसी पार्टी ने 2000 में ज्वाइन किया, तो 2000 में ज्वाइन किया तो विद इन 4 years मतलब 2004 तक आपको अपने स्टॉक्स डिस्ट्रॉय करने होंगे माइंस के, और 2010 तक आपने जितने भी सपोज जमीन में कहीं कहीं पर माइंस लगा के रखे हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करना होगा। पॉइंट याद रखिएगा ये। द ट्रीटी इज ऑल्सो नोन एज एंटी पर्सनल बैन कन्वेंशन। अभी हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें मार्च में, तो 165 इसके मेंबर हैं, बट कुछ नेशंस इसके मेंबर नहीं बने हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला, बट खुद मेंबर नहीं बना। चाइना इज ऑल्सो नॉट मेंबर। हमारा प्यारा भारत भी इसका मेंबर नहीं है, हालांकि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे बिलीव रखते हैं और हम ऐसे एंटी पर्सनल माइंस यूज भी नहीं करते, बट स्टॉक्स हैं हमारे पास। ओके। पाकिस्तान, रसिया हैव नॉट साइंड दिस ट्रीटी। इन लोगों ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, इंक्लूडिंग आवर प्यारा भारत नेशन इंडिया। यूक्रेन ने भी इस ट्रीटी को फॉलो नहीं किया है। अब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया दैट यूक्रेन हैज ऑल्सो नॉट फॉलोड द ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड, एंड व्हाई आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो आज़ादी का अमृत महोत्सव पीआईबी के वेबसाइट पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने क्या लिखा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑनर्ड विथ डिजिटल पेमेंट अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से एक एमसीक्यू तो हमको ये मिल गया कि डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिल रहा है, किसको मिल रहा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। तो डिजिटल पेमेंट अवार्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिल रहा है। लेट्स सी व्हाट इज दिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इवन इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को देखें ना, तो यहाँ देखो कुछ पॉइंट है। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एंटिटी, मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी शेयर होल्डिंग है वो 100% किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, चलिए लेट्स सी। पहला स्टेटमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दैट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एंटिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ जी, एकदम सही बात है जी, 100% सही बात है। IPPB has the mandate to provide credit facilities including issuing credit cards and advancing loan to customers in rural area। यहाँ थोड़ा गलत है जी। IPP मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये ना आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं देती है, ये आपको लोन वगैरह नहीं दे रही है ना, आपको लोन नहीं दे रही है, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है। इनका काम है कि आपसे डिपॉजिट लेंगे और डिपॉजिट से रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा। मतलब जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं ना कि हमारा ATM कार्ड कहाँ है, ATM कार्ड यूजुअली हम डेबिट कार्ड को रेफर करते हैं। तो डेबिट कार्ड मिलेगा आपको बाकी फैसिलिटीज़ मिलेंगी डिपॉजिट से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। क्रेडिट कार्ड नहीं इशू हो रहा है ना, किसी टाइप का लोन नहीं इशू हो रहा है। सेकंड इज रॉन्ग। The bank leverages India's postal network to over 1.5 lakh post office to promote financial inclusion and provide banking services at the last mile। बिल्कुल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनाने के पीछे ये भी अप्रोच था, एक ये भी सोच थी कि जो इंडिया पोस्ट का ये जो वास्ट नेटवर्क है कि हर गांव में, जैसे आज मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक स्टूडेंट ने कुपवारा राइट, जम्मू एंड कश्मीर से मेरी हिस्ट्री की बुक इतिहास ऑर्डर की थी।
तो जब इतिहास उसने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक इतिहास, राइट, यू कैन फाइंड इट ऑन अमेजोन, आप अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हो या स्मार्ट आइज के सेंटर आकर भी ले सकते हो। ओके, तो कुपवारा से जब उसने ऑर्डर प्लेस किया था ना, 2024 की बात है, 24 के अर्ली ईयर, हाँ अर्ली मंथ्स की बात है, 2024 के, तो इवन ऐसा था कि अमेजोन वहाँ पे बुक डिलीवर नहीं कर रहा है, बस अमेजोन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। यूजर ने, एक स्टूडेंट ने कुपवारा से ऑर्डर किया, कुपवारा जहाँ पे अब सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, कभी ये स्टोन पेल्टिंग या मिलिटेंसी के लिए जाना जाता था, बट अब देखो चीज़ें कितनी अच्छी शुरू हो रही है। बड़ा अच्छा लगा मुझे उस रोज़ देखकर कि एक स्टूडेंट जम्मू कश्मीर कुपवारा में बैठकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा है, जो कि यूपीएससी या आईपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए है। तो जब उसने वहाँ से ऑर्डर किया तो अमेजोन ने बस मुझे मेल कर दिया कि साहब एक ऑर्डर आया है, अब आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं, आप देख लो, क्योंकि अमेजोन डिलीवर नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, इंडिया पोस्ट में गया, इंडिया पोस्ट में पैकिंग करके इंडिया पोस्ट से वहाँ पे पोस्ट कर दिया एंड सक्सेसफुली उस स्टूडेंट के पास पहुँच गया। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल था मेरे लिए, एक तो इंडिया पोस्ट किस तरह से लास्ट माइल कनेक्टिविटी देता है और किस तरह से घाटी में जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन चेंज हो रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी केस स्टडी थी, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हारे साथ भी शेयर करा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि इंडिया पोस्ट के वास्ट नेटवर्क को यूज करना, दैट वाज अनदर पर्पस। आईपीपीबी वाज लॉन्च्ड विद द विजन ऑफ, जरा सा मैं ये स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, IPPB was launched with the vision of building the most accessible, affordable and trusted bank for the common man in India। बिल्कुल ये टारगेट रखा गया था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक बनाया जाएगा जिसपे सारे लोग ट्रस्ट करेंगे और अफोर्डेबल भी होगा इसके सर्विसेज। हालांकि इसमें अभी काफ़ी काम करना बाकी है, बट ये विजन तो था। तो 1, 3 and 4 आर करेक्ट, हमारा आंसर हो गया 1, 3 and 4, ठीक है। सो 1, 3 and 4 है। इस 1, 3 and 4 में हमने क्या क्या देखा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए, 100% गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है, राइट। सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी या लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है अप टू कितना, अप टू 2 लाख तक, है ना, 2 लाख तक डिपॉजिट फैसिलिटी है, आप 2 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। बाकी इसका मैंडेट वही है, टू रिमूव बैरियर फॉर द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक पीपल, स्पेशली जो लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है उतनी, तो उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ देना, जो या जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी बड़ी कम है वहाँ बैंकिंग फैसिलिटी देना। क्योंकि एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया ना कुपवारा का, इंडिया पोस्ट के ब्रांचेस गांव-गांव तक फैले हैं, तो वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी देना। हेड क्वार्टर इसका ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। एक आर्टिकल देख सकते हो आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का, इमरजेंसी बिट्रेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975, इट्स लेगेसी स्टिल हॉन्ट्स इंडियन डेमोक्रेसी। इमरजेंसी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो किया उसकी बुरी यादें आज भी बरकरार हैं लोगों के जहन में। लेट्स सी इट। पहला स्टेटमेंट क्या, नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तीनों चीज़ सही हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर इंडिया के किसी पार्ट पे या पूरे इंडिया के सिक्योरिटी को थ्रेटन हो वॉर के वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से। ये चीज़ याद रखिएगा, इससे पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह यहाँ पर क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से सही किया गया था इसको, 44th अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि सेकंड स्टेटमेंट है आपका। द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वाज रिमूव्ड एज ए ग्राउंड फॉर नेशनल इमरजेंसी बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह क्या ऐड किया गया, आर्म्ड रिबेलियन, क्योंकि इस इंटरनल डिस्टर्बेंस का मिसयूज किया गया था, है ना। सेकंड इज करेक्ट। The 38th Constitutional Amendment Act 1975 restored judicial review of the President decision to proclaim national emergency। Actually 38th नहीं, 44th से ही। 38th ने तो एक्चुअली ज़्यादा पावर दे दिए थे। आगे जाकर फिर जुडिशियल रिव्यू की, जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है नेशनल इमरजेंसी का, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। ये 44th से किया गया, 38th में नहीं। तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट, इमरजेंसी के प्रोविजंस। अच्छा, तो मुझे प्रेसिडेंट रूल के बारे में बता सकते हो कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इम्पोज किया जाता है। अगर आपने पॉलिटी की क्लासेस करी हैं या आपने ये पार्ट पढ़ा है, देन यू शुड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताइए अबाउट प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। यहाँ एक स्टेटमेंट है जो ना आप ऐसे वगैरह लिखने में या एथिक्स के आंसर में यूज कर सकते हो। देखो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर। अच्छा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इनको बोल रहे हैं। लोक हितवादी किनको बोलते हैं बताओगे? लोक हितवादी ये किनका एलियास नेम है, किनका नाम है लोक हितवादी? लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण जी को बोलते हैं, और लोकमान्य किसको बोलते हैं? ये तो मालूम होना चाहिए ना, लोकमान्य। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, डेमोक्रेसी कैन बी सेफ ओनली इन डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर
वेयर द लीवर्स ऑफ पावर आर कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द पीपल। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि डेमोक्रेसी तभी सुरक्षित है जब जो लीवर्स ऑफ पावर है, मतलब जिसके थ्रू पावर कंट्रोल किया जा रहा है, वो लोगों के हाथ में हो। बड़ी अच्छी रामधारी सिंह जी की कविता यूज की थी उन्होंने उस टाइम में, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो बहुत अच्छी कविता थी, इमरजेंसी के अगेंस्ट लोगों के मन में उत्साह भरने के लिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। बड़ी तेजस्वी और मतलब वेलर से भरी एनर्जी से भरी पोयम है, कभी पढ़िएगा आप लोग, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव्या इनिशिएटिव से रिलेटेड। अच्छा, आज मैं सबको ये पोयम पढ़कर सुनाऊंगा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ठीक है। नव्या इनिशिएटिव क्या है, तो आप यहाँ न्यूज़पेपर में देख सकते हो। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया, बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी। न्यूज़ चैनल्स थोड़े डगमगाए हुए हैं, डेमोक्रेसी का वो वाला पिलर थोड़ा हिला हुआ है। कुछ न्यूज़पेपर ने, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, असम ट्रिब्यून है, और बाकी प्रिंट मीडिया ने अभी काफ़ी हद तक संभाल कर रखा है। बाकी न्यूज़ चैनल ने तो भगवान अल्लाह वाहे गुरु मालिक उनका। द इंडियन एक्सप्रेस क्या कवर कर रहा है, दैट सेंटर लॉन्चेज इनिशिएटिव टू इक्विप रूरल गर्ल्स विथ वोकेशनल ट्रेनिंग इन नॉन ट्रेडिशनल इमर्जिंग जॉब्स। नॉन ट्रेडिशनल इमर्जिंग जॉब से क्या तुमको समझ में आता है, क्या होता है नॉन ट्रेडिशनल इमर्जिंग जॉब्स? नॉन ट्रेडिशनल इमर्जिंग जॉब्स हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये नॉन ट्रेडिशनल है, मतलब देखो पहले जैसे ये जो गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल, अगर सपोज कि ये किस वर्क में इन्वॉल्व है, सपोज कि इनको सरकार बोल रही है कि हम आपको क्या करेंगे, वी वुड गिव यू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर मेकिंग पापड़, हम आपको पापड़ बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। ये भी चलो अच्छा है, पापड़ का भी बिजनेस अच्छा है, बट ये ट्रेडिशनल जॉब हो गया। अब सरकार बोल रही है कि बच्चों हम आपको क्या करेंगे, हम आपको नॉन ट्रेडिशनल जॉब देंगे जो कि इमर्जिंग फील्ड का है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, राइट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, है ना, साउंड रिमिक्सिंग हो गया, ये सारे नॉन ट्रेडिशनल जॉब है बट इमर्जिंग है। तो इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे इन बच्चियों का, जो हमारे रूरल एरिया में बच्चियां हैं, ना सिर्फ इनकी एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग होंगे, बल्कि साथ ही साथ इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि यस नाउ वी कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड, अब हम वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू नव्या इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नव्या इज ए ज्वाइंट पायलट इनिशिएटिव, अभी पायलट प्रोग्राम है, फिर धीरे धीरे इसको पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल सही बात है जी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मिलकर लॉन्च करा है। It is exclusively target adolescent girls aged 16 to 18 years who have not yet completed formal schooling। अब यहाँ पे ना जरा ध्यान दो कि ये उन लड़कियों के लिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये उन लड़कियों के लिए लॉन्च किया गया जिन्होंने अभी तक फॉर्मल स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की है। सरकार क्या ऐसा चाहेगी कि आपने स्कूलिंग कंप्लीट नहीं किया? सरकार तो आपको ये बोलेगी ना कि बच्चों कम से कम 10th तक तो पढ़ लो। तो वही बात है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। कम से कम आपको ना 10th पास होना चाहिए। आप क्या है, 10th पास है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस नव्या इनिशिएटिव, है ना, नव्या इनिशिएटिव, नया इनिशिएटिव। द पायलट फेज इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अक्रॉस सेलेक्टेड स्टेट्स। एकदम सही बात है कि अभी पायलट फेज में है, एक प्रोग्राम अराउंड 19 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया जा रहा है, इंक्लूडिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। फिर उसके बाद इसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन पे पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट करेक्ट थे जी? 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। आ जाइए आप नव्या इनिशिएटिव के बाकी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहला डिटेल नव्या का, अगर हम नव्या के फुल फॉर्म की बात करें, एक्रोनिम का, तो इसका मतलब क्या हुआ, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल, कि यंग एडोलेसेंट गर्ल्स के एस्पिरेशंस को एम्प्लॉयमेंट के लिए या उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए उसको वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेन करना, दैट इज नव्या। याद रखना, ये जीएस पेपर 1 के आंसर लिखने में बड़ा काम आने वाला है गाइज आपको, है ना, ऐसे में भी आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है। 16 से 18 साल की बच्चियां जो हैं, लड़कियां हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, बट एटलीस्ट आपको क्लास 10 पास करना होगा, मतलब आपका पढ़ना जरूरी है ना। पायलट फेज है अभी, जिसको अराउंड 19 स्टेट्स में लॉन्च किया जा रहा है, 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 19 स्टेट्स में, इंक्लूडिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, टू बिल्ड स्किल कॉन्फिडेंस एंड एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटी। मेनली इसमें नॉन ट्रेडिशनल जॉब, जैसे मैंने बताया तुमको कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, एआई हो गया, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो गया, साथ ही साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी भी, पूरी तरह से हैंड एम्ब्रॉयडरी। अब हैंड एम्ब्रॉयडरी क्यों है ना, देखो क्या होता है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर्स हो, ऑल आर एलिजिबल टू डू आर्टिस्टिक वर्क। बट ऊपर वाले ने, भगवान ने, उन्होंने लड़कियों को एक खूबी दी है उनके हाथ में कि आपके हाथ में एम्ब्रॉयडरी की स्किल्स है,
ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क भी इसमें इंक्लूडेड है ना। इसको आप ट्रेडिशनल बोल सकते हो, बट अगेन नॉन ट्रेडिशनल इसलिए क्योंकि स्मॉल स्केल पर भी आप एम्ब्रॉयडरी करके अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अर्न कर सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लड़कियों को सिलेक्ट करेगा क्लास 10 से, मतलब स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स के बेसिस पर, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट। अब यहाँ देख सकते हो सीधे मैंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक क्लिप लिया है। राइजिंग टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर हिट एशिया हार्ड। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि भैया एशिया में ये जो टेम्परेचर्स इस तरह से राइज हो रहे हैं ना, ये क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट का एक सीधा जीता जागता एग्जाम्पल है। सो क्वेश्चन क्या था, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाई, आंसर आपको मिल चुका है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑप्शन बी। लेट्स कम टू द डिटेल्स। यहाँ पर भी देखो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, यहाँ पे देखिए पहले, पे अटेंशन टू दिस स्लाइड। The WMO State of the Climate in Asia 2024 report says that 2024 was the warmest or second warmest year on record depending on the data set। कि 2024 जो अभी बीता है ना, वो या तो वार्मेस्ट था या सेकेंड वार्मेस्ट जरूर था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई हमने इतना ज़्यादा गर्म कर दिया है अर्थ को कि इतना ज़्यादा गर्मी अभी हमें मिल रही है। सोचो आज के 20-25 साल बाद क्या होगा अगर हमने क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लिया तो, है ना। दैट्स वाई जैसे आज भी एंशेंट हिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ था क्लास में, वहाँ मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था ना कि हम किस तरह से बुद्धिस्ट या जैन टीचिंग को अप्लाई करके भी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के मेंस टेस्ट में तुमने क्लास में करा था, स्मार्ट आईएएस के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने। तो ये ना हमको सीखना है। हम एक तरफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंशेंट हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ते हैं, हाउ कैन वी अप्लाई दोज टीचिंग्स इन टैकलिंग द कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑफ ड्रग मेनास, राइट। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, पहले जरा WMO के बारे में पढ़ लें, फिर इस रिपोर्ट के डिटेल्स देखेंगे। WMO एक एजेंसी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1950 में हुआ। इसका मेन पर्पस वही होगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इससे रिलेटेड स्टडी करना, रिपोर्ट्स बताना। पहले 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके मेंबरशिप की बात करें तो 193 मेंबर्स है, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग आवर प्यारा भारत, राइट। अब इस रिपोर्ट पर आ जाते हैं। ये रिपोर्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। WMO के डिटेल्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं, वो आगे भी फिर आएगा। पहला क्या है, रिकॉर्ड वार्मथ, कि 2024 जो है 2024 वो या तो हाईएस्ट था, सबसे ज़्यादा वार्म था, या फिर सेकंड हाईएस्ट था। तो रिकॉर्ड वार्मिंग हुई जिसके वजह से साइक्लोन, हीट वेव्स, ये सारे देखने को मिले। ग्लोबल टेम्परेचर स्पाइक हुआ, हाईएस्ट लेवल सिंस 1850 याद करो। 1850 के कुछ समय के बाद 1857 में हमने आज़ादी की पहली लड़ाई रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखा था। ग्लेशियर लॉस, ये भी एक कंसर्न की बात है कि चाहे वो हिमालयन ग्लेशियर हो या बाकी रीजन के ग्लेशियर्स हों, दे आर फेसिंग थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लेशियर लेक्स धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, जिससे सी लेवल बढ़ेगा, रिवर्स का लेवल बढ़ेगा। मरीन हीट वेव भी ऑब्जर्व किया गया जो कि डायरेक्टली साइक्लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ मरीन हीट वेव को अगले पॉइंट पर कनेक्ट कर लिया। कहाँ भैया, मेजर साइक्लोन जैसे साइक्लोन रेमल, इससे बर्बादी झेली थी हमने। फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, बीट केरला, बीट नेपाल, श्रीलंका और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हर जगह फ्लैश फ्लड्स के भी हालात देखे गए। एक्सट्रीम हीट वेव से इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट हमेशा जूझते रहता है, राइट। एंड सीवियर ड्रॉट इन चाइना, इंडिया में ड्रॉट जैसे हालात नहीं आए हैं, भगवान का शुक्र है, अल्लाह वाहिगुरु जीसस का, बट चाइना में एक्सट्रीम डॉट आया है, सीवियर डॉट। सो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हर रीजन में पड़ रहा है, हर एस्पेक्ट में पड़ रहा है, राइट। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर हम आते हैं। कल मैंने तुम्हें पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ग्रीन इंडिया मिशन से रिलेटेड। अब ग्रीन इंडिया मिशन जो है, इस ग्रीन इंडिया मिशन को तो 2014 में लॉन्च किया गया। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वाज लॉन्च इन 2014 अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज to improve forest and tree cover, also to restore degraded ecosystem and enhance livelihood of forest dependent communities। हाँ जी, सही है कि इसका पहला पर्पस क्या था कि जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उसको इंक्रीज करना, और साथ ही साथ जो लाइवलीहुड, जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को भी इन्हेंस करना। मतलब एक साथ एक पंथ दो काज करना है कि यहाँ पे जो ट्रीज लगे हैं इनके भी अफोरेस्टेशन को, इनको और इंक्रीज करना है, ट्री कवर को, बट साथ ही साथ जो लोग रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट में हमारे लोग रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी का ख्याल रखना है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिवाइज्ड मिशन ऑल्सो फोकसेस ऑन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इन क्रिटिकल रीजन सच एज अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमालय, मैंग्रोव्स। कि जो रिवाइज्ड प्लान है ना ग्रीन इंडिया मिशन का, वो वेस्टर्न घाट में, हिमालयन रीजन्स में, या मैंग्रोव रीजन में, अरावली रीजन में उनके स्पेशल रिस्टोरेशन पर ध्यान देगा। पहले क्या था कि पूरा रीजन स्पेसिफिक नहीं था, अब रीजन स्पेसिफिक रिस्टोरेशन की बात हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट।
और इस चीज़ को कब लॉन्च किया गया, ग्रीन इंडिया मिशन रिवाइज्ड वर्जन को वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, जो कि जून 17 को मनाया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं काफ़ी, याद रखिए। वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट जून 17 को मनाया जाता है। उसी रोज ग्रीन इंडिया मिशन रिवाइज्ड वर्जन लॉन्च किया गया है कि अब हम लोग रीजन स्पेसिफिक चीज़ें करेंगे, जिसमें रीजनल स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे। अब सपोज मेघालय में कोई रीजनल स्पेसिफिक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम लोग फॉरेस्ट कवर को, ट्री कवर को इंक्रीज कर सकते हैं, देन वी वुड अडॉप्ट दैट प्रैक्टिस, राइट, फ्रॉम मेघालय, फ्रॉम असम, फ्रॉम अरुणाचल, फ्रॉम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, किसी भी रीजन से, राइट। साथ ही साथ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी का ख्याल तो रखना ही है, ये फिर से इंक्लूड किया गया है। सो दिस वॉज ग्रीन इंडिया मिशन रिवाइज्ड। नेक्स्ट कम थ्रू दिस स्टेटमेंट, जहाँ पे मैंने तुम्हें एक टर्म दिया था कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड ये टर्म, यहाँ पे टर्म क्या था, बुद्ध क्या बोल रहे हैं, एनी वन हु ज्वाइंस द संघ। संघ क्या है गाइज, हम बुद्धिज्म में पढ़ते हैं कि बुद्ध ने अपने जीते जी एक मोनास्टिक ऑर्डर बनाया था। मतलब सपोज अगर आप लोग किसी स्टूडेंट यूनियन से कनेक्टेड हो, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से आप कनेक्टेड हो, आप ABVP से कनेक्टेड हो, NSUI से कनेक्टेड हो, तो आप क्या कहते हो कि हम इस स्टूडेंट यूनियन के मेंबर हैं, मतलब आप स्टूडेंट संघ के मेंबर हैं। तो उसी तरह बुद्ध ने क्या किया था, बुद्ध ने एक मोनास्टिक ऑर्डर बना दिया अपने मंक का, जो लोग बुद्धिस्ट मंक का, जो लोग बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं, है ना, घर से निकल कर। पहले मेल्स अलाउड थे, पर बुद्ध ने लास्ट में फीमेल को भी अलाउ कर दिया था अपने जीते जी। ये सब पढ़ा है हमने बुद्धिज्म की क्लास में, या आगे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। तो बुद्ध क्या बोल रहे हैं, एनी वन हु ज्वाइंस द संघ और द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ऑर्डर, वही संघ का इंग्लिश ट्रांसलेशन, बिकम्स विवानियति, कि वो विवानियति बन जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवानियति? अब इसको ना ऐसे समझो कि जब तुम लोग स्कूल में पढ़ने गए, कॉलेज में पढ़ने गए, तो आप हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, अपर कास्ट थे, लोअर कास्ट थे, आप बिहार से बिलोंग करते थे, आसाम से बिलोंग करते थे, अरुणाचल से करते थे, तमिलनाडु से करते थे, पंजाब से करते थे। ये सब आइडेंटिटी नहीं मायने रखती है, ये सब हेट्रेड फैलाने के बीच वाली आइडेंटिटी है। जब हम स्कूल कॉलेज में हैं, सर्विसेज में हैं, तो हमारी एक ही आइडेंटिटी है कि हम उस स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम उस सर्विस के पार्ट हैं, हम इंडिया के सिटीजन हैं। ये आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो बुद्ध ने भी यही बोला कि जब आप संघ के मेंबर बनते हैं तो आप विवानियति हो जाते हैं, मतलब वन हु इज डिवॉइड ऑफ वर्ण। अब आपका कोई स्पेसिफिक वर्ण नहीं रहा, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र खुद को नहीं बुलाएंगे। जब आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र खुद को नहीं बुलाएंगे तो आप इनसे रिलेटेड कास्ट सिस्टम पर भी बिलीव नहीं करेंगे। दैट वॉज बुद्धिस्ट टीचिंग। आप इसको अपने एथिक्स के आंसर में इंक्लूड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। ऐसे में कर सकते हो ना, इसको GS पेपर 1 में भी कर सकते हो कि किस तरह से बुद्ध इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, राइट। दिस वॉज एन आइडिया ऑफ प्रोमोटिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी, रिजेक्टिंग द कास्ट सिस्टम, रिजिड कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए कि कोई भी वर्ण बेस्ड कोई भी डिवीजन नहीं होगा। इसी वर्ण बेस्ड डिवीजन को रिजिड करके कास्ट सिस्टम बनाया गया था ना। सो ये बुद्ध का आइडिया था, ठीक है। विवानियति नाम के इस टर्म को याद करना, इवन इसको तो अपने ना हिस्ट्री के कॉपी में लिख लेना, राइट। ऐसे ऐसे टर्म पूछे जाते हैं। आज के लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड। जैसा मैंने बताया कि कल एक्सियोम 4 मिशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पहुंच जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 से। अभी पूरे दुनिया में जो हालात हैं वहाँ पर पीस के पीस हो रहे हैं, तो इस पीस के पीस ना हो, इसलिए ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज किया गया था। इसमें क्या मेजर्स हैं कल हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हारे लिए। कल के प्री सिक्योर सेशन में फिर हम लोग नए MCQs के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करता रहेगा, है ना। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ाई करो। वी आर ऑलवेज विथ यू। टेक केयर। जय हिंद।